हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम बेसिकली क्लास 10th में मैथमेटिक्स का अपना सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स देख रहे थे, जहां पे लास्ट के कुछ लेक्चर से क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स का टाइप 2 हमने स्टार्ट कर दिया था। तो हमने जो अपने प्रीवियस वीडियोस में टाइप 2 का सवाल सॉल्व किया, वहां पे हमने क्या ऑब्जर्व किया सर? तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि टाइप 2 का सवाल अगर हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो दो तरीके से पूछा जा सकता है। वो दोनों तरीके क्या होंगे वो हमने देख लिया। हमने ये भी देखा कि टाइप 2 के सवाल को हम दो मेथड से सॉल्व भी कर सकते हैं, और मैंने सेपरेट वीडियोस में आपको मेथड नंबर 1 भी बता दिया, मेथड नंबर 2 भी बता दिया। अब अगर एग्जाम में सवाल आता है टाइप 2 का, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस होगी कि आपको मेथड नंबर 1 से बनाना है या मेथड नंबर 2 से बनाना है। किसी भी मेथड से बनाओगे नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ये फंडा क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, लेकिन यहीं पे अगर आप मेरे से पर्सनल सजेशन की बात करोगे तो मैं आपको पर्सनली ये कहूंगा कि एग्जाम में अगर टाइप 2 का सवाल आए तो आप मेथड नंबर 1 से ही बनाने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि सर मेथड नंबर 1 जो है ना, मेथड नंबर 2 के कंपैरिजन में काफी सिंपल और इजी होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप मेथड नंबर 2 वाले लेक्चर को स्किप करके चलोगे, क्योंकि मेथड नंबर 2 में जो मैंने आपको कंसेप्ट्स बताए हैं काफी क्रूशियल और इंपॉर्टेंट है, जो आगे भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो मेथड नंबर 2 भी ध्यान से समझने की कोशिश करना। हो सकता है कि मेथड नंबर 2 की चीजें एक बार में समझ में ना आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेक्चर को 2 बार देख लो, अच्छे से सारे डाउट्स और कॉन्सेप्ट्स आपके वहां पे क्लियर हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, मेथड नंबर 2 थोड़ा सा टिपिकल होता है, इसी वजह से बहुत सारे टीचर्स आपको मेथड नंबर 2 बताएंगे ही नहीं, या फिर ऑल टुगेदर स्किप करके चलेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई मेथड नंबर 2 एग्जिस्ट भी करता है। इसी वजह से कह रहा हूं कि हो सकता है एक बार में चीजें समझ में ना आए, लेकिन मैंने काफी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है, तो एटलीस्ट 2 बार लेक्चर को देखोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब अपनी इस टाइप 2 के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए कुछ और सवाल देखते हैं, फिर हम टाइप 3 पे चले जाएंगे। अब इस लेक्चर में मैंने जो आपके सामने टाइप 2 का सवाल लिया है, उसको हम इसी लेक्चर में दोनों मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और चूंकि आप मेथड नंबर 1 और 2 दोनों सीख चुके हो, तो आप भी मेरे साथ पैरेलली सॉल्व करना और अपने आंसर को मैच करते रहना। ये फंडा क्लियर है? अब टाइप 2 के सवाल का सर फंडा मुझे बहुत अच्छे से पता है कि सवाल के अंदर मुझे दो पॉलिनोमियल दे दिया गया है सर, एफ और जी, और सवाल कह रहा है कि चेक करके बताओ कि क्या ये जो मेरा पॉलिनोमियल gx है वो fx का एक फैक्टर है या नहीं है। ये सवाल है सर। तो अगर मेथड नंबर 1 से सोचे तो मेथड नंबर 1 का कंसेप्ट ये कहता है कि आपको चेक करना है कि आपका जो ये gx है वो fx का एक फैक्टर है या नहीं है। तो उसके लिए आप अपने gx को डिवाइजर वाला पॉलिनोमियल मान लेते हो, आप अपने fx को डिविडेंड वाला पॉलिनोमियल मान लेते हो, और आप डिवीजन परफॉर्म करते हो। यानी कि आप यहां पे ये चेक करना है ना आपको कि क्या मेरा gx fx का एक फैक्टर है, तो आप मेरे fx को gx से डिवाइड कर देते हो। और जैसे ही आपने अपने fx को gx से डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद आपको यह दिख रहा है कि मेरा सर रिमाइंडर 0 आ रहा है। आपको क्या दिख रहा है कि सर मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो मैं तुरंत कह दूंगा चूंकि रिमाइंडर 0 आ गया डिवीजन परफॉर्म करने के बाद, यानी कि मेरा जो fx है वो gx से कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि मैं अपने gx को fx का एक फैक्टर बता सकता हूं। यह फंडा क्लियर है? लेकिन यहीं पे जब मैंने अपने fx को gx से डिवाइड किया और मैं ये देख रहा हूं कि रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, तो मैं तुरंत कह दूंगा चूंकि रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, यानी कि मेरा fx gx से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, यानी कि मैं यहां पे gx को fx का फैक्टर नहीं बता सकता। यह फंडा क्लियर है? यही करते हैं सर मेथड नंबर 1 में, बस वही करेंगे अभी। क्लियर? अब देखो, यहां पे मैंने आपको एक और बात बताई जो आपको हमेशा याद रखनी है बाय डिफॉल्ट, कि जहां पॉलिनोमियल दिखे तो सबसे पहले ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, और अगर नहीं है तो पहले चेंज करो, उसके बाद आगे बात करो। अब यहां पे अगर मैं अपने fx और gx को देखूं तो क्लियरली दिख रहा है सर दोनों के दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है सर, पहले से है। तो अब यहां पे अपना डिवीजन स्टार्ट करते हैं, तो आप भी साथ साथ यहां पे सवाल सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। तो सर मेरा डिविडेंड का पॉलिनोमियल है 6x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस x माइनस 15। और यहां पे अपने इस डिविडेंड वाले पॉलिनोमियल को अगर मैं अपने डिवाइजर वाले पॉलिनोमियल यानी कि 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 से डिवाइड करूं, तो सर हमने इसका भी कंसेप्ट सीखा था, जो कि यह कहता है कि आप अपने डिवाइजर वाले पॉलिनोमियल का पहला टर्म देखोगे, आप अपने डिविडेंड वाले पॉलिनोमियल का पहला टर्म देखोगे। अब आपका टारगेट होता है कि डिवाइजर वाले पॉलिनोमियल के पहले टर्म में क्या मल्टीप्लाई करें कि डिविडेंड वाले पॉलिनोमियल का पहला टर्म निकल कर आ जाए। मुझे ऐसा लग रहा है मैं रैप कर रहा हूं, कोई बात नहीं। अब यहां पे देखो, तो यहां पे अब क्या मल्टीप्लाई करें, तो यहां पे दिख रहा है सर 2 में अगर 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स की पावर 5 आ जाए, तो तुरंत समझ में आ रहा है सर अगर एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 5 आ जाएगा। ये फंडा क्लियर है? और यहां पे ये जो हमने मल्टीप्लाई किया सर, यही एक्चुअली में मेरे कोशेंट वाले पॉलिनोमियल का पहला टर्म होता है, ये मुझे पता है सर।
तो जब हम सर ये चीज स्टार्ट करते हैं तो हम अपने साइन का भी ध्यान रखते हैं। अब क्लियरली देख रहा हूं कि डिविडेंड वाला जो मेरा पहला टर्म है उसमें प्लस साइन है और मेरा डिवाइजर वाला जो सर पहला टर्म है उसमें भी प्लस साइन है। तो ऑब्वियस ही बात है प्लस में अगर प्लस को मल्टीप्लाई करूंगा तभी प्लस आएगा। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो तो यहां पे सर मुझे पता लग गया कि क्वोशिएंट वाले पॉलिनोमियल का पहला टर्म हो जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 3। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब यहां पे एक और नई चीज सिखा रहा हूं, तो याद रखना कि ये जो मैं यहां पे आपको बात समझाता हूं ना कि डिवाइजर वाले पॉलिनोमियल के पहले टर्म में क्या मल्टीप्लाई करें कि मेरे डिविडेंड वाले पॉलिनोमियल का पहला टर्म निकल कर आ जाए, और मुझे साइन का भी ध्यान रखना है। ये जो मैं आपको बात बोलता हूं इसको एक और तरीके से बोला जा सकता है, इस क्वोशिएंट वाले पॉलिनोमियल के पहले टर्म को एक और तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है। कैसे सर? तो वहां पे डिवीजन का दिमाग लगा दो। डिवीजन का दिमाग कैसे लगाओगे? अब देखो इसी बात को मैं एक और तरीके से कैसे बोल सकता हूं कि आप अपने डिविडेंड वाले पॉलिनोमियल का जो पहला टर्म है उसको क्या करो सर, डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करो? तो अपने डिवाइजर वाले पॉलिनोमियल के पहले टर्म से, यानी कि 2x² से। जब आप अपना डिवीजन परफॉर्म करोगे तो फिर से वही कहानी सर, 2 3 जा 6 हो गया। अगर x की पावर 5 को x² से डिवाइड करोगे तो आपके पास x³ आ जाएगा। तो अल्टीमेटली अगेन आपके पास 3x³ ही आ रहा है, यानी कि सर क्वोशिएंट वाले पॉलिनोमियल का पहला टर्म ही आ रहा है, यानी कि सर सेम चीज आ रहा है। तो आप इसी बात को ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो कि सर ने कहा था कि डिवाइजर वाले पॉलिनोमियल के पहले टर्म में क्या मल्टीप्लाई करें कि डिविडेंड वाले पॉलिनोमियल का पहला टर्म आ जाए। यह चीज आप ऐसे याद रखो, या फिर हम अगर अपने डिविडेंड वाले पॉलिनोमियल के पहले टर्म में डिवाइजर वाले पॉलिनोमियल के पहले टर्म को डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास क्वोशिएंट वाले पॉलिनोमियल का पहला टर्म निकल कर आ जाएगा। आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, आपको जो आसान लगे आप वैसे प्रोसीड कर लो। फंडा क्लियर है? अगेन यहां पे भी आपको साइन का ध्यान रखना है। क्लियरली दिख रहा है सर कि इसके साथ प्लस साइन है, इसके साथ भी प्लस साइन है, तो प्लस प्लस अगेन प्लस ही आएगा। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब स्टार्ट करो, क्योंकि कई बार मैं आपको डिवीजन बता चुका हूं तो अब मुझे नहीं लगता मुझे और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है। अब अपने बाकी टर्म्स को यहां पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर अपना टर्म मैच कर ले। ये हम करते क्यों है? ताकि अपने डिविडेंड वाले पॉलिनोमियल का टर्म मैच कर सके। तो ये निकल के आ गया सर 6x की पावर 5। अब बाकी टर्म्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या क्या आ रहा है सर। तो x को अगर यहां पे 3x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 4। तो 3 इंटू एक्स की पावर 4 को x की पावर 4 वाले टर्म के ही नीचे लिखेंगे। तो ये हो गया सर 3 इंटू एक्स की पावर 4। साइन क्या हो जाएगा सर? तो साइन हो जाएगा माइनस प्लस, यहां पे माइनस। क्लियर है? इसी तरीके से अगर हम अपने 3 को वहां पे 3x³ से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा मेरा 9x³, और 9x³ को हम अपने x³ वाले टर्म के ही नीचे लिखेंगे, यानी कि यहां पे 9x³ को लिख देंगे सर। अगेन साइन की बात करेंगे, प्लस प्लस यहां पे प्लस हो जाएगा। फिर से सर क्या करते हैं हम? साइन चेंज का फंडा। तो अगर यहां पे साइन चेंज करें तो प्लस माइनस बन गया, माइनस प्लस बन गया, प्लस माइनस बन गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आ रहा है सर? तो यहां पे प्लस 6x की पावर 5 माइनस 6x की पावर 5 खत्म। उसके बाद क्या दिख रहा है सर? यहां पे है माइनस एक्स की पावर 4 और यहां पे है प्लस 3x की पावर 4, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था साइन चेंज करने के बाद पुराने साइन को भूल जाना। तो यहां पे दिख रहा है सर प्लस 3x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4। कितना हो जाएगा सर? 2x की पावर 4 हो जाएगा। क्लियर है? किसी को यहां पे अगर सॉल्व करने में दिक्कत होती है ना कि मुंह जबानी यहां पे सॉल्व नहीं हो रहा, तो अलग अलग टर्म लिख के यहां पे आराम से सॉल्व करो। यानी यही चीज आपको मुंह जबानी सॉल्व नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, रफ में साइड में यहां पे लिख दिया माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3x की पावर 4। अब तो सॉल्व कर सकते हो ना, उसके बाद यहां पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे, तो ये हमारे ये वाला टर्म हुआ। उसके बाद अब नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं सर, नेक्स्ट टर्म की चर्चा करते हैं। प्लस 4x³ माइनस 9x³ कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा माइनस 5 इंटू एक्स की पावर 3, यानी कि माइनस 5x³। अब देखो यहां तक तो हमारा काम हो गया सर सॉल्विंग का। अब जब हम अपना डिवीजन परफॉर्म कर रहे थे सर, तो ये टर्म बचा रह गया, तो इनको हम वापस से नीचे कॉपी कर लेंगे। तो नीचे कॉपी कर लेंगे सर, तो मेरे पास सबसे पहले कॉपी हुआ माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर, उसके बाद कॉपी हुआ माइनस एक्स, उसके बाद कॉपी हुआ माइनस 15। कर लिया सर। अब फिर से यही कहानी दोहराते हैं सर, अब इसका डिवीजन आगे परफॉर्म करना है। तो फिर से वही कहानी सर कि 2x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x की पावर 4 आ जाए। साइन का भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले सर 2 है, तो कोई भी कोफिशिएंट तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, यहीं पे देख के समझ में आ गया। अब एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 4 बनाना है सर, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बड़े आराम से एक्स की पावर 4 बन जाएगा। यानी कुल मिला के 2x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2x की पावर 4 आ जाएगा बिना किसी दिक्कत के। क्लियर है? अब साइन का भी ध्यान रखना है सर। तो मैं देख रहा हूं यहां प्लस है, यहां प्लस चाहिए, यानी प्लस 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 आ जाएगा, यानी यहां पे सर प्लस साइन अलॉट करेंगे।
अब ये आ गया, अब बाकी टर्म्स को लिख लेते हैं सर। अब अगर मैं अपने एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स क्यूब आ जाएगा, जो कि एक्स क्यूब वाले टर्म के ही नीचे होगा, लिख लिया सर। साइन क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होगा सर। अगला टर्म, अगर मैं अपने 3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x स्क्वायर आएगा, जो कि एक्स स्क्वायर वाले ही टर्म के नीचे होगा, लिख लिया सर 3x स्क्वायर। साइन क्या होगा, प्लस 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 हो जाएगा। फिर से वही कहानी, साइन चेंज दोहराओ। तो यहां पे प्लस था तो माइनस बन गया, माइनस था तो प्लस बन गया, प्लस था माइनस बन गया। साइन चेंज करके अगर सॉल्व करें तो क्या दिख रहा है सर, 2x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 4, खत्म। आगे माइनस 5x क्यूब प्लस एक्स क्यूब, तो कितना आ जाएगा सर, माइनस 4x क्यूब आ जाएगा। उसके बाद आगे की कहानी सर क्या दिख रहा है, माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, कुल मिला के माइनस 8x स्क्वायर हो जाएगा। फिर मैं क्या देख रहा हूं सर, ये बचा रह गया, इसको कॉपी कर लेते हैं, यानी कि माइनस x माइनस 15। फंडा क्लियर है। फिर से वही कहानी दोहराओ। तो सर 2x स्क्वायर से 4x क्यूब बनाना है, कैसे बनेगा सर, सबसे पहले तो 2 से 4 बनाने के लिए एक 2 देना पड़ेगा, 4 बन गया। अब सर x स्क्वायर से x क्यूब बनाना है, यानी कि एक x देना पड़ेगा, यानी कि अब आप चाहो तो चेक कर लो, 2x को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 4x क्यूब आ जाएगा। लेकिन सर साइन का भी ध्यान रखना है। अब यहां पे साइन चाहिए माइनस, क्या चाहिए, साइन आपको माइनस चाहिए, तो कैसे माइनस साइन आएगा सर, यहां पे तो ये प्लस वाला है, तो वहां क्या साइन दो कि माइनस आ जाए सर, तो प्लस में अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके यहां पे माइनस साइन आएगा, क्योंकि तभी जब हम फिर साइन चेंज करेंगे तो ये नीचे वाला प्लस बन जाएगा और ये कट जाएगा। फंडा क्लियर है। अब फिर से आगे मल्टीप्लाई करके बचे हुए टर्म्स लिखो सर। तो अगर x को यहां पे 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर वाले टर्म के नीचे लिखो, तो 2x स्क्वायर लिख लिया सर। साइन क्या हो जाएगा सर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पे प्लस लिख लिया। आगे 3 को अगर हम 2x से मल्टीप्लाई करें तो सर 3 2 जा 6x हो जाएगा, x वाले टर्म के नीचे लिखेंगे, लिख लिया 6x को x वाले टर्म के नीचे। साइन क्या हो जाएगा सर, साइन हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। फिर से वही फंडा, साइन चेंज की कहानी, तो साइन चेंज करोगे तो यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस। साइन चेंज करने के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है सर, माइनस 4x क्यूब प्लस 4x क्यूब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, यहां पे खत्म हो गए। उसके बाद सर माइनस 8x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये हो गया माइनस 10x स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे सर प्लस 6x माइनस x प्लस 5x हो गया सर। आगे सर क्या हुआ, आगे यहां पे देख रहा हूं, यहां तक मेरा डिवीजन कंप्लीट हुआ। अब ये माइनस 15 बचा रह गया, उसको नीचे कॉपी करेंगे, माइनस 15 कॉपी कर लिया सर। अब यहां पे जगह नहीं बची है, तो जो लिखूंगा और नीचे क्या आएगा उसको समझने की कोशिश कर रहा हूं, उसको थोड़ा सा मैं यहां ट्रांसफर कर देता हूं, ठीक है। इस पूरी लाइन को एक तरीके से समझ लो, मैं यहां ट्रांसफर कर देता हूं। तो अगर इस पूरी चीज को मैं यहां ट्रांसफर कर दूं तो क्या आ रहा है सर, ये आ रहा है मेरा माइनस 10x स्क्वायर, उसके बाद प्लस 5x और उसके बाद माइनस 15, ठीक है। इस पूरी चीज को मैंने यहां ट्रांसफर कर दिया है, इसी वजह से इसको अब उड़ा देता हूं, यहां से मैं इसी चीज को यहां ट्रांसफर कर दिया, यहां पे ये आ रहा है सर सॉल्व होके। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखो, तो अब बहुत अच्छे से सर फिर से आगे प्रोसीड करते हैं। क्या कहानी होगी, 2x स्क्वायर से 10x स्क्वायर बनाना है, तो सर x स्क्वायर तो दोनों में है, x की जरूरत पड़ेगी नहीं, सिर्फ एक कोफिशिएंट की जरूरत है। क्या सर, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 आ जाएगा, तो 5 दे दिया सर, यहां पे ये 10x स्क्वायर बन गया। साइन का भी ध्यान रखना है सर, तो ये प्लस वाला साइन है, वहां कौन सा साइन दूं कि माइनस वाला साइन आ जाए, तो सर प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, यहां माइनस दे दो सर, तो माइनस दे दिया, माइनस 10x स्क्वायर बन गया। आगे की बात करते हैं सर, यहां पे x वहां पे 5, तो 5x x वाले टर्म के नीचे लिख लिया सर 5x। साइन क्या हो जाएगा सर, माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा सर, प्लस साइन लिख लिया। फिर से आगे की कहानी, 3 है सर, 5 है, 5 3 जा 15 हो जाएगा सर, कांस्टेंट टर्म के नीचे लिखा। साइन क्या हो जाएगा सर, प्लस माइनस माइनस हो गया सर। फिर से साइन चेंज करके अब देखते हैं, तो जैसे ही साइन चेंज करेंगे तो अब हमारा फाइनली लग रहा है काम हो गया, माइनस प्लस बन गया, प्लस माइनस बन गया, माइनस प्लस बन गया। सॉल्व करोगे, खत्म खत्म खत्म, रिमाइंडर हो गया मेरा 0। क्लियर है, इसको पहले नोट डाउन करो। तो यहां पे जगह कम पड़ गई थी इसलिए मुझे उधर जाना पड़ा। क्लियर है, समझ गए होगे ये तो अब भाई इतने बड़े बड़े डिवीजन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकता है। इसी वजह से याद करो, मैंने आपको क्या कहा था कि टाइप 2 का सवाल अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है ना, तो सवाल पे डिपेंड करता है कि 2 मार्क्स में आएगा कि 3 मार्क्स में। अगर मान लो ऐसे पॉलिनोमियल सवाल ने आपको दे दिए हैं कि तुरंत डिवीजन खत्म हो गया, तो 2 मार्क्स में आएगा। मान लो डिवीजन थोड़ा सा बड़ा जा रहा है, काफी आगे तक जा रहा है, तो 3 मार्क्स में आ जाएगा। क्लियर है फंडा। देखो
कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स में आएगा ना, ये आप इतने स्मार्ट हो क्लास 10th में कि खुद ही कॉमन सेंस से डिसाइड कर सकते हो कि अगर ज्यादा लेंदी जा रहा है सॉल्यूशन, थोड़ा सा किसी भी मेथड से बनाने पे थोड़ा ज्यादा लेंदी जा रहा है सर सॉल्यूशन, समझ लो ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, कम में कभी नहीं पूछेगा। और अगर लग रहा है कि झटपट खत्म हो गया सवाल, बिल्कुल फटाक से सॉल्व हो गया सवाल, तो कम मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो आप भी इतने अब स्मार्ट हो कि बड़े आसानी से ना कौन सा सवाल कितने मार्क्स में पूछे जाने के चांसेस है खुद भी डिसाइड कर सकते हो। ये समझ में आ गया? तो अब मैं क्लियरली देख रहा हूं कि अगर मैं अपने fx को gx से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा fx gx से कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है क्योंकि रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। तो मैं यहां से कह सकता हूं चूंकि मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मैं तुरंत कह दूंगा कि हां मेरा जो gx है वो fx का एक फैक्टर है। बस इसी बात को फिर हम लिख लेंगे। तो डिवीजन जब परफॉर्म कर लिया, अब हम लिख लेंगे therefore we see that, क्या देख रहे हैं भाई? तो we see that remainder is equal to 0, remainder is equal to 0, therefore gx is a factor of fx। कहानी खत्म। नोट डाउन करें इसको, तुरंत नोट डाउन करें, फिर मेथड 2 पे आना है। कर लिया नोट डाउन? अब मेथड नंबर 2 की चर्चा करते हैं। तो सर मेथड नंबर 2 यहां पे जैसे ही आपको बताऊंगा तो आपको थोड़ा रिवीजन आ जाएगा, और यहां पे जो आपके दिमाग में डाउट थे ना उस मेथड नंबर 2 वाले लेक्चर के, वो यहां पे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल अलग अलग टाइप के एग्जांपल में मेथड 2 को अप्लाई करेंगे। अब देखो यहां पे, तो यहां पे सर जब मेथड 2 अप्लाई करना होता है तो हम क्या करते हैं, हमारा जो वो डिवीजन एल्गोरिथम का फंडा होता है ना कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उसी को हम क्या करते हैं सर यहां पे यूज कर देते हैं। तो अगर यहां पे मैं आपसे कहूं कि डिविडेंड वाले पॉलिनोमियल का काम कौन कर रहा है, तो तुरंत कहोगे सर ये मेरा डिविडेंड वाला पॉलिनोमियल है। यहीं पे मैं आपसे कहूं डिवाइजर वाले पॉलिनोमियल का काम कौन कर रहा है, तो तुरंत कहोगे सर ये मेरा डिवाइजर वाला पॉलिनोमियल है। अब हम आगे बात करते हैं सर। तो मुझे पता है कि डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिविडेंड आएगा। बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरा डिविडेंड वाला पॉलिनोमियल क्या है सर, तो मेरा डिविडेंड वाला पॉलिनोमियल है fx, जो कि बराबर होगा डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के। डिवाइजर क्या है सर, डिवाइजर मेरा gx है, इनटू क्वोशिएंट, मान लो क्वोशिएंट वाले पॉलिनोमियल को सर qx बोल देता हूं, प्लस रिमाइंडर, मान लो रिमाइंडर वाले पॉलिनोमियल को rx बोल देता हूं। यहां तक फंडा क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी अगेन नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब मैंने आपको आगे क्या सिखाया था सर, तो अभी इसको रहने देते हैं क्योंकि ये मुझे यहां पे दिख रहा है क्या है, तो जब मैं कंपेयर करूंगा तो आपको सीधे पता लगेगा। हम अपने RHS को सॉल्व करते हैं सर। तो देखो gx मुझे क्लियरली यहां पे दिख रहा है, क्या है सर, तो ये है मेरा 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। अब इसमें qx क्वोशिएंट वाला पॉलिनोमियल, अब देखो फिर से वही कहानी स्टार्ट हो गई कि मैंने आपको जो फंडा मेथड 2 में सिखाया था उसको अप्लाई करो। तो दिख रहा है सर मेरा जो डिविडेंड वाला पॉलिनोमियल है वो 5 डिग्री का है, मेरा जो डिवाइजर वाला पॉलिनोमियल है सर वो 2nd डिग्री का है। तो आपको यहां पे पता करना है कि जो क्वोशिएंट वाला पॉलिनोमियल है वो कितने डिग्री का होगा। तो मैंने क्या सिखाया था, कंप्लीटली डिवाइड हो या ना हो, आप बड़े आराम से अपने क्वोशिएंट वाले पॉलिनोमियल की डिग्री बता सकते हो। कितनी आ जाएगी सर, तो कुछ मत करो, आपके डिविडेंड वाले पॉलिनोमियल की डिग्री में अगर आप अपने डिवाइजर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री को घटा दोगे तो आपको डिविडेंड वाले आपको क्वोशिएंट वाले पॉलिनोमियल की डिग्री निकल कर आ जाएगी। क्या मैंने कहा, अगर आप अपने डिविडेंड वाले पॉलिनोमियल की डिग्री में डिवाइजर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री को घटा दोगे तो आपके पास क्वोशिएंट वाले पॉलिनोमियल की डिग्री आ जाएगी। तो 5 में 2 घटा सर 3 आया। तो 3 को देख के समझ में आ रहा है कि मेरे क्वोशिएंट वाले पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है। अब देखो पॉलिनोमियल मुझे पता नहीं, लेकिन यह पता है कि ये जो पॉलिनोमियल है वो 3rd डिग्री का है, और सर मुझे अपने 3rd डिग्री की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन पता है, यानी कि सर 3rd डिग्री क्या होता है, क्यूबिक होता है। मतलब यहां से ये क्लियर है कि मेरा जो क्वोशिएंट में पॉलिनोमियल बनेगा सर वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, और मैं अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकता हूं। क्या होता है सर, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यही हो जाएगा सर, लिख लिया, क्लियर है। यानी कि अगर सॉल्व करने के बाद आगे मुझे a, b, c और d की वैल्यू निकल कर आ गई तो उसको मैं यहां पे पुट करूंगा और आपको बड़े आराम से आपके क्वोशिएंट वाले पॉलिनोमियल क्या होगा ये बता दूंगा। इसी तरीके से प्लस आगे हम किसकी बात करेंगे सर, तो रिमाइंडर वाले पॉलिनोमियल की बात करेंगे। अब रिमाइंडर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री पता करनी है, फिर से वही फंडा जो सिखाया था कंसेप्ट में अप्लाई करो कि सर मुझे पता है कि मेरे रिमाइंडर में कोई भी पॉलिनोमियल आए, इतना गारंटेड है कि उसकी जो डिग्री होगी सर वो डिवाइजर वाले पॉलिनोमियल से कम होगी। अब देखो डिवाइजर वाला पॉलिनोमियल आपका 2nd डिग्री का है, यानी कि मैं ये जरूर कह सकता हूं सर कि मेरा जो रिमाइंडर में अगर पॉलिनोमियल आता है, मेरे जो रिमाइंडर में अगर पॉलिनोमियल आता है, क्योंकि अभी तो मुझे पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप मेथड 2 से स्टार्ट करोगे तो शुरुआत में तो आपको पता नहीं रहेगा कि क्या आएगा।
तो अगर इन केस रिमाइंडर आता है सर तो उसकी डिग्री मेरे डिवाइजर वाले पॉलिनोमियल से कम होगी। तो मेरे डिवाइजर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री है 2, तो इससे कम डिग्री क्या हो सकती है सर? तो 2 से कम 1 भी हो सकता है सर, 0 भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, आपको हाईएस्ट वाला लेना है। तो यहां पे मैं जो अपना रिमाइंडर वाला पॉलिनोमियल मानूंगा उसको कौन सा मानूंगा सर? तो उसको हम 1 डिग्री वाला मानेंगे, क्योंकि मैंने आपको यह भी वहां पे मेथड 2 में सिखाया था कि आप अगर उसको 1 डिग्री वाला मानोगे तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली 0 डिग्री वाला टर्म इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिख सकता हूं सर? तो कुछ इस टाइप का लिखता हूं, ax प्लस बी टाइप का। अब यहां पर यह भी मैंने आपको सिखाया था कि ए और बी इस्तेमाल हो गए हैं, एक चीज के लिए ए और बी इस्तेमाल हो गए हैं, तो दोबारा वही आप नहीं यूज कर सकते, कुछ और यूज करना पड़ेगा। तो कुछ और यूज कर दो, mn यूज कर दो, pq यूज कर दो, कुछ भी यूज कर दो। मान लो यहां पे मैं क्या करता हूं, कुछ mn यूज कर देता हूं इस बार, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर सकता हूं। तो अगर मैं mn यूज करूंगा तो मैं अपने इस रिमाइंडर वाले पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखूंगा सर? तो अगर मैं mn को यूज कर रहा हूं तो मैं उसी फॉर्मेट पे सोचूं, फॉर्मेट होता है मेरा ax प्लस बी वाला, उसी फॉर्मेट पे सोचूं सर तो mx प्लस n लिख सकता हूं। मैं क्या लिख सकता हूं सर? mx प्लस n। तो यहां पे यूज कर दो mx प्लस n, यानी कि मैं अपने रिमाइंडर में जो पॉलिनोमियल है सर उसकी यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिख ली। अब यहां पे अगेन जब मैं सॉल्व करूंगा और मुझे m और n की वैल्यू निकल कर आएगी, उसको मैं यहां पे पुट कर दूंगा तो मुझे अपने रिमाइंडर वाले पॉलिनोमियल के बारे में भी पता चल जाएगा। अब देखो आपने ऑलरेडी मेथड 1 से सॉल्व कर दिया है तो आपको बहुत अच्छे से अंदाजा है सर रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो रिमाइंडर 0 आ रहा है का क्या मतलब है कि आपका रिमाइंडर वाला पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। तो रिमाइंडर वाला पॉलिनोमियल कब 0 बन जाएगा? तो यहीं से आपको मेथड 1 से अंदाजा हो रहा है, यानी कि सॉल्व करने के बाद m भी 0 आ जाएगा, n भी 0 आ जाएगा, तब भी तो रिमाइंडर वाला पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। फंडा क्लियर है? जो कंपेयर कर रहा हूं समझ में आ रहा है? तो यहां पे जो लाइन है ना, इसको मैं रिपीट कर देता हूं कि सर डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही किया। आपको डिविडेंड वाला पॉलिनोमियल पता है, आपको डिवाइजर वाला पॉलिनोमियल पता है, लिख दिया। अब सवाल यह उठता है कि क्वोशिएंट वाला पॉलिनोमियल पता नहीं है, माने क्या? तो मैंने आपको क्लियरली सिखाया था कि अगर आपको क्वोशिएंट वाले पॉलिनोमियल की डिग्री निकालनी है तो डिवीजन कंप्लीटली हो या कंप्लीटली ना हो, आप डिग्री जरूर बता सकते हो। तो इतना गारंटेड है कि 5 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को अगर 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो आपके पास 3 डिग्री वाला पॉलिनोमियल क्वोशिएंट में आएगा ही आएगा। कैसे आता है सर? डिग्री घटा देते हैं, तो 5 - 2 3। अब 3 डिग्री वाला पॉलिनोमियल आएगा, ये पता लग गया। पॉलिनोमियल क्या होगा ये पता नहीं है, तो उसके लिए हमने अपने 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख डाला फटाक से। अब जैसे ही मैं आगे सॉल्व करता हूं और मेरे को ए बी सी डी मिल जाएगा, उसको मैं पुट करूंगा तो मुझे आसानी से मेरा क्वोशिएंट वाला पॉलिनोमियल पता लग जाएगा। अब इसी कहानी पे आगे बढ़ते हुए अगर मैं रिमाइंडर वाले पॉलिनोमियल पे सोचूं तो मुझे पता है सर कोई भी डिवीजन परफॉर्म हो रहा हो, अगर रिमाइंडर आएगा, अगर आया तो ये गारंटेड है कि रिमाइंडर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री डिवाइजर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री से कम होती है। तो डिवाइजर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री है 2, तो उससे कम डिग्री 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अब सवाल है मैं जो अपना रिमाइंडर वाला पॉलिनोमियल लूंगा वो 1 डिग्री वाला लूं या 0 डिग्री वाला? तो मैंने आपको सिखाया था आपको हाईएस्ट वाला उठाना है, हाईएस्ट 1 है यहां पे, तो मतलब मैं जो अपना रिमाइंडर वाला पॉलिनोमियल मानूंगा सर वो 1 डिग्री का मानूंगा। क्लियर है? ये मैंने मान लिया। अब मुझे बहुत अच्छे से पता है सर 1 डिग्री के पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ax प्लस बी टाइप का होता है, लेकिन मुझे यह भी क्लियर है कि a और b मैंने एक बार इस्तेमाल कर लिया है किसी दूसरी चीज के लिए, तो दोबारा नहीं इस्तेमाल कर सकता, कोई और कांस्टेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, कुछ mn इस्तेमाल कर लेता हूं, आपकी मर्जी है pq इस्तेमाल कर लो, आपकी मर्जी आप uv इस्तेमाल कर लो, कुछ भी कर सकते हो सर। फंडा क्लियर है? ये कर लिया सर, और ये करने के बाद अब हमने अपना फॉर्म बना दिया है और ये स्टेप लिख लिया ना मेथड 2 में, ये स्टेप तुमने ढंग से लिख लिया ना, उसके बाद तो पीस ऑफ केक है। अब बस इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है, कंपेयर कर देना है, कहानी खत्म हो जाएगी। सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करो। अब बड़े आराम से सिंप्लीफाई करना, गलती ना हो। सिंप्लीफाई करोगे सर 2x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 2a इंटू एक्स की पावर 5, उसके बाद प्लस प्लस प्लस, ठीक है। आगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2b एक्स की पावर 4 प्लस प्लस प्लस, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सर तो हो जाएगा 2c एक्स का क्यूब प्लस प्लस प्लस, आगे मल्टीप्लाई करेंगे सर 2x स्क्वायर प्लस डी, कितना हो जाएगा 2dx स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, उसके बाद आगे सर x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ax की पावर 4 हो जाएगा सर, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। आगे सर x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा bx क्यूब हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। आगे सर x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो c एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस सर। आगे
आगे इस x को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर dx हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर साइन, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब 3 की बारी, तो प्लस 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 यहां पे हो जाएगा 3 इंटू ए एक्स क्यूब, तो ये आपका आ जाएगा 3ax क्यूब। उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, आगे क्या आ जाएगा 3bx स्क्वायर। अब यह जगह खत्म हो गई है, नीचे लिख रहा हूं प्लस प्लस प्लस, यहां पे हो जाएगा 3cx प्लस प्लस प्लस, उसके बाद आप क्या हो गया 3d। अब ये जो चीज बची है उसको भी लिख लेते हैं प्लस mx प्लस n। तो अब आगे मुझे पता है सर क्या करना है, मुझे इसको अच्छे से क्या करना है, रीअरेंज करना है सर, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो अब स्टार्ट करो कहानी, बड़े ध्यान से करना, ये सारे स्टेप्स काफी लेंदी जाते हैं तो बहुत ध्यान से। तो सर x की पावर 5 का एक ही टर्म है, तो ये 2a इंटू एक्स की पावर 5 है, इसका काम हो गया। अब x की पावर 4 वाला ढूंढ रहा हूं सर, तो x की पावर 4 वाला एक टर्म यहां है, एक टर्म यहां है, और कहीं दिख रहा है सर, और कहीं नहीं दिख रहा है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है सर, तो यहां से अगर मैं x की पावर 4 को कॉमन ले लूंगा तो यहां पे मेरे पास आ रहा है 2b और यहां पे मेरे पास आ रहा है माइनस a। अब किसकी बारी, x की पावर 3 की बारी, तो प्लस x की पावर 3 को कॉमन ले लेता हूं, क्या दिख रहा है सर, एक टर्म यहां रहा, यहां से 2c बचा, मैंने 2c लिख लिया। x की पावर 3 यहां है सर, यहां से माइनस b बचा, माइनस b लिख लिया। और सर x की पावर 3 कहां है, यहां है सर, यहां से प्लस 3a बचा, प्लस 3a लिख लिया। और कहीं है सर x की पावर 3, और कहीं नहीं है। अब x स्क्वायर वाले टर्म की बारी, तो प्लस x स्क्वायर लिखा, क्या है सर x स्क्वायर वाला टर्म, तो यहां से चेक कर रहा हूं, सबसे पहला यहां मिला, यहां से 2d निकाल लिया मैंने, और आगे 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 यहां मिला माइनस c निकाल लिया हमने, और कहां है, यहां मिला सर, यहां से प्लस 3b निकाल लिया। और कुछ है क्या, और कुछ भी नहीं है। अब x की पावर 1 वाला टर्म क्या है सर, यहां शुरुआत से देखते 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 यहां पे सर माइनस dx, माइनस d मिला, और क्या मिल रहा है सर, यहां से प्लस 3cx मिल रहा है, तो प्लस 3c मिला, और क्या मिल रहा है सर, प्लस mx मिल रहा है, तो प्लस m मिला यहां पे। ये सर x वाले टर्म तक की कहानी हो गई, तो इसको भी यहां पे टिक करो, इसको भी टिक करो। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म को लिखना बचा है, उसको मैं थोड़ा और नीचे लिख रहा हूं। आई होप आपको ये विजिबल होगा। एक बार अगर जिनको विजिबल नहीं है, ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन कट रहा है, तो मैं बता देता हूं। ये वाला टर्म है प्लस 3bx स्क्वायर, और यहां पे ये मैंने लिखा है माइनस d प्लस 3c प्लस m, ठीक है, नोट कर लेना। अब हम फाइनली सर अपने कांस्टेंट टर्म को रीअरेंज करते हैं। तो यहां शुरुआत से देख रहे हैं, तो कांस्टेंट टर्म कहां का इनकाउंटर हुआ, सबसे पहले यहां मिला सर प्लस 3d, उसके बाद क्या मिला सर, प्लस n, ये मेरे को मिल गया है। अब हमने बहुत अच्छे से इसको रीअरेंज भी कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट भी कर लिया। अब हम अपना कंपैरिजन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब यहां पे इसको सर अपने डिविडेंड वाले पॉलिनोमियल से कंपेयर करते हैं, और यहां पे देखते हैं कि मेरे a b c d m और n की वैल्यू क्या आ रही है। क्योंकि मुझे पता है सर, ये जो पूरी चीज है ये एक पॉलिनोमियल है, क्लियरली दिख रहा है ये एक पॉलिनोमियल है, और 5th डिग्री का पॉलिनोमियल है, और ये पॉलिनोमियल एक और पॉलिनोमियल के बराबर है। तो ऐसा तभी पॉसिबल है अगर उन पॉलिनोमियल्स के रेस्पेक्टिव सेम x की पावर टर्म्स वाले के कोफिशिएंट्स बराबर हो। क्या मैंने कहा, दो पॉलिनोमियल तभी बराबर हो सकते हैं अगर उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स, उनके सेम x की पावर वाले टर्म्स के कोएफिशिएंट्स भी बराबर हो। तो बस अब बराबर करके यहां पे अपनी वैल्यूज निकालते हैं सर। तो सबसे पहले ये x की पावर 5 का टर्म इस x की पावर 5 के टर्म के बराबर होना चाहिए सर। तो कंपेयर करेंगे तो 2a बराबर 6 आ जाएगा सर। यहां पे स्टार्ट करते हैं, 2a बराबर 6 हो जाएगा, यानी कि a बराबर 3 हो जाएगा। तो मेरे a की वैल्यू आ गई, इसको थोड़ा साइड में यहां लिख लेते हैं, a बराबर 3। आगे अब यहां पे सर x की पावर 4 की बारी, तो x की पावर 4 वाले टर्म का कोफिशिएंट है -1। क्या है, -1 है, देखो यहां ध्यान से, वो इसके बराबर होगा, यानी कि यहां से मैं कह दूंगा 2b माइनस a जो होगा वो मेरे -1 के बराबर होगा। -1 ही है ना, हाँ -1 ही है। अब यहां पे सॉल्व करो, तो a की वैल्यू आप निकाल चुके हो, उसको यहां पे पुट करो, तो 2b माइनस 3 बराबर -1, इसको उस तरह भेजो, तो 2b बराबर 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, यानी कि b बराबर 1 आ जाएगा सर। तो b कितना आया आपका, 1 आया। उसके बाद फिर से आगे बात करते हैं सर। अब ये एक्स क्यूब वाले टर्म की बारी, तो ये है मेरा यहां पे 2c माइनस बी प्लस 3a, 2c माइनस बी प्लस 3a, ये किसके बराबर होगा सर, तो एक्स क्यूब वाले कोरिस्पॉन्डिंग टर्म के कोफिशिएंट के, यानी कि +4 के बराबर, यानी 4 लिख दिया। अब यहां पे आपको a भी पता है, b भी पता है, c निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2c माइनस b कितना है 1 प्लस 3a, यानी कि a 3 था, तो 3 3 9 बराबर यहां पे हो गया 4, तो 2c यहां पे आ जाएगा +8 बराबर 4, यानी कि 2c बराबर 8 को उधर भेजेंगे तो -4, -8 + 4 -4, और यहां से 2, यानी कि c बराबर सर -2 आ रहा है। सॉल्व करके c कितना आ गया सर, -2 आ गया, इसको भी लिख लिया। क्लियर है, उसको नोट डाउन करो, इसको साइड में पहले नोट डाउन कर लो, क्योंकि इसको रब करूंगा।
अब आगे की बात करते हैं सर, ए बी सी की कहानी हो गई। अब यहां पे किसको कंपेरिजन करेंगे सर, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को। ये है यहां पे 2d माइनस सी प्लस 3b, ये किसके बराबर होगा सर, तो ये मेरे कोरस्पॉन्डिंग एक्स स्क्वायर वाले टर्म यानी -5 के बराबर होगा। अब जिनकी जिनकी वैल्यूज पता है यहां पे पुट करो, तो सर 2d c की वैल्यू मुझे पता है कितनी सर, -2 है, तो माइनस ऑफ -2 प्लस 2 बन जाएगा। आगे प्लस 3b, b की वैल्यू 1 पता है, तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, बराबर यहां पे -5, तो 2d प्लस 5 बराबर -5। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करें सर, तो 2d बराबर +5 को उधर भेज दूंगा, -5 बन जाएगा, मतलब -10 आ जाएगा। तो ये 5 बार में कटा, यानी d की वैल्यू आ गई -5, तो d की वैल्यू आ गई आपकी कितनी सर, -5। अब यहां पे जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो, अब आप अपने इस क्वोशंट वाले पॉलिनोमियल को जानते हो, इसमें कमी किसकी थी, एबीसीडी की। एबीसीडी निकाल लिया है, एबीसीडी की वैल्यू पुट कर दोगे, क्वोशंट वाला पॉलिनोमियल निकल कर आ जाएगा। अब आपने जो मेथड 1 से सॉल्व किया है वहां से चेक करो कि वही क्वोशंट वाला पॉलिनोमियल आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल वही आ रहा होगा, कुछ अलग नहीं आ रहा होगा। इसी वजह से इस मेथड 2 से आप सॉल्व करते हुए अपने क्वोशंट वाला पॉलिनोमियल भी निकाल सकते हो और अपने रिमाइंडर वाला पॉलिनोमियल भी निकाल सकते हो। क्लियर है, ये समझ में आया। तो सर एबीसीडी का तो काम हो गया, अब अगला किसका काम है सर, एम और एन का। अब उनके लिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो, रब करूंगा मैं। अब देखो यहां पे, अब फिर से यहां पे हम आगे बढ़े, तो अब किसको कंपेयर करेंगे सर, एक्स की पावर 1 वाले टर्म को, यानी -d यहां पे +3c, उसके बाद +m, ये किसके बराबर होगा, कोरस्पॉन्डिंग x की पावर 1। तो कोरस्पॉन्डिंग x की पावर 1 वाला कोएफिशिएंट क्या है सर, -1 है। अब जिनकी जिनकी वैल्यू पता है वो पुट करो, d की वैल्यू आपकी निकल के आई है -5, तो माइनस ऑफ -5 + 5 बन जाएगा। c की वैल्यू आई है -2, तो 3 इंटू -2 -6 बन जाएगा, क्यों, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इसलिए। आगे सर +m बराबर -1, इसको सॉल्व करो, यहां पे आ जाएगा -1 + m बराबर -1, तो m बराबर -1, ये उधर जाके +1 प्लस माइनस खत्म, 0 आ गया। बोला था मैंने m 0 आएगा, m 0 आ गया। क्लियर है, यानी सर यहां से m की वैल्यू भी पता लग गई, इसको भी ऊपर लिख लेता हूं 0। अब आखिरी की बारी, कांस्टेंट की बारी, इसको नोट करो, कर लिया। आप देखो कांस्टेंट क्या है सर, तो कांस्टेंट है मेरा 3d + n, और ये कांस्टेंट इस कांस्टेंट यानी -15 के बराबर होगा। अब यहां पे आप d की वैल्यू पुट करो, d की वैल्यू कितनी आई है सर, 5 है, -5 है, तो ये बन गया -5 इंटू 3 -15 प्लस n बराबर -15, n बराबर -15 उधर जाके +15 +15 -15 खत्म, 0, n की वैल्यू 0 आ गई, n की वैल्यू यहां पे 0, सब निकाल लिया, a b c d m n। अब यहां से क्लियरली समझ में आ रहा है कि मुझे चर्चा करने के लिए रिमाइंडर वाले पॉलिनोमियल की जरूरत थी, जिसको पता करने के लिए m और n की जरूरत थी। मैंने m भी निकाल लिया, n भी निकाल लिया, कितना आया, दोनों 0। तो आपका पॉलिनोमियल यहां से क्या बन के आ रहा है, तो क्लियरली दिख रहा है सर कि यहां से जो मेरा पॉलिनोमियल बन के आ रहा है वो हो जाएगा 0x + 0। कुल मिला के 0x + 0 का क्या मतलब है सर, 0 ही तो मतलब है, यानी कि कुल मिला के रिमाइंडर 0 आ गया। तो रिमाइंडर जैसे ही 0 आ गया तुरंत मैं कह दूंगा कि यानी कि मेरा जो fx है gx से कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि gx मेरा fx का एक फैक्टर होगा। कहानी खत्म, मेथड नंबर 1 खत्म, मेथड नंबर 2 खत्म। आई होप इस सवाल में आपका प्रॉपर रिवीजन हो गया होगा और इस सवाल के बाद दिमाग में डाउट नहीं रहना चाहिए। क्लियर है, काफी थोड़ा सा लेंदी लेक्चर था क्योंकि दोनों मेथड को मैंने एक लेक्चर में कवर करने की कोशिश की। फंडा क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इस लेक्चर को यहीं पेंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सवाल के साथ। तो आई होप आपको चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, कहीं पे भी लग रहा है कोई डाउट हो या कुछ क्लियर नहीं हो रहा हो तो पहले लेक्चर को उस पॉइंट पे फिर से देखो, क्लियर नहीं होता कमेंट सेक्शन में बताओ। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।